अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज के हल्का NA63 जेलम में ज़िमनी इलेक्शन का कांटेदार मुकाबला हुआ है। नताज का सिलसिला भी जारी है। अभी तक के गैर सरकारी नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मतलूब मेहदी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी 4 से 5 हजार के फर्क से अभी पीछे हैं। मगर अभी देही इलाकों के 12 रिजल्ट और नताइज आने का वेट किया जा रहा है। ये सिलसिला भी अभी जारी है। इस नशिस्त पर 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के ही नवाबजादा इकबाल मेहदी कामयाब हुए थे। उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई और आज उनके बेटे राजा मतलूब मेहदी को PTI उम्मीदवार फवाद चौधरी पर बरतरी हासिल है। फवाद चौधरी ने जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लिया हुआ है। पहले भी हल्का NA63 जेलम शहर का निस्फ हिस्सा कैंट और तहसील पिंडदन खान में मुश्तमिल है। इसमें 28 यूनियन काउंसिल्स हैं और इस इंतखाब की सबसे अहम बात शायद ये कि मुस्लिम लीग काफ राजा मतलूब मेहदी की हमायत में सरगर्म नजर आई। ये किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मुस्लिम लीग नून की पहली हमायत है और नून की कामयाबी इतना बड़ा कारनामा शायद नहीं गिवन दैट इट्स बाय इलेक्शन, क्योंकि इस नशिस्त पर 88 से 1997 तक भी 12 नवाबजादा इकबाल मेहदी नून लीग की टिकट पर ही कामयाब होते रहे हैं। मगर इस इंतखाब में पीपल्स पार्टी का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। अब ये नुक्ता भी लम्हा फिक्रिया है अपोजिशन के लिए कि पनामा लीग्स और तहरीक एहतसाब के शोर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी क्या ये साबित करती है कि अवाम अभी भी हुक्मरानों की करप्शन के बारे में सीख पा नहीं हुई, या फिर जो छोटी लीड दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून की जीतने की, बीइंग इन गवर्नमेंट येट एक छोटी मार्जिन से जीतना। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि ये भारहा PTI के लिए एक बहुत जबरदस्त और पुरुमीद बात है। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद, कंग्रेचुलेशंस। अभी तक तो जबरदस्त वोट्स आ रहे हैं, सामने कांटे का मुकाबला है। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि गिवन द हिस्ट्री ऑफ दिस सीट इट्स नो कंपटीशन, मगर फिर भी जबरदस्त मुकाबला है। अभी आपके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? बिकॉज मैं घंटा दो पहले आपको सुन रही थी, यू थॉट कि आप लीड पे हैं। जी बिल्कुल, अभी भी जो है वो हमारी जो पिंडदादन खान साइड है, लिल्ला है, खेवड़ा है, इन साइड्स के ऊपर हमारी लीड है। 3400 की लीड पे हैं हम। और ये जो इलाका है जिसमें ये जेलम शहर आता है और ये बाकी रियाज आते हैं, यहाँ पर अभी जो रिजल्ट्स रहते हैं, अल्टीमेटली जो इलेक्शन रिजल्ट होगा वो 1200 से 1500 वोट्स के दरमियान होगा। PMLN कैन विन और वी कैन विन। मगर अभी जो मेरे पास गैर रस्मी नताइज हैं उसमें तो फवाद आप 61,800 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून का राजा मतलूब ये रिजल्ट जो है ये समा ने दिए थे और उसने जियो ने दिया था, समा ने दिया था और एक और टीवी ने दिया था, बट वो उन्होंने विथड्रॉ कर लिए हैं। So you're still expecting to be winning? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देही इलाकों के रिजल्ट्स नहीं आए? देही इलाकों के भी रिजल्ट्स नहीं आए। I'm looking for. And if you lose, अगर आपको शिकस्त हो जाती है तो छोटे मार्जिन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये तो जीत हार दोनों होगी 1200 से 1500 के दरमियान। अच्छा, दोनों तरफ यही मामला है, 12 से 15, विच इज ग्रेट। अगर आप मुझे बताएं, बिकॉज फवाद ये बड़ा छोटा मार्जिन है। बाई इलेक्शंस में हमेशा यू यूजुअली सी द सिटिंग गवर्नमेंट विंस, और इस नशिस्त की तो एक तारीख भी रही है। देखिए मैर, इसमें प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि रूरल इलाका है, इसमें 26 PMLN के जो पूरा चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट आया हुआ था यहाँ कंपेन करने, 12 MPs पूरे आए हुए थे, सब ने जो है वो यहाँ पर कंपेन की। फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पटवारी और पुलिस का तो एक रोल होता ही है। इस बार निकाह ख्वानों को भी बुलाया गया, फिर ज़कात उशर के चेयरमैनों को बुलाया गया, तो मार्केट कमेटी के मतलब कोई बंदा बचा नहीं जिसको, पटवारियों को, हर बंदा जो सरकारी मशीनरी है वो इस्तेमाल हुई। फिर यहाँ पर DCO साहब ने सारे चेयरमैन को और उनको काउंसलर्स को बुलाया, उनको 25-25 लाख रुपए के पहले मंसूबे दिए, फिर 50-50 लाख रुपए के आखिर में फिर मंसूबे अनाउंस किए। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर तो ये इलेक्शन इस तरह इतना अनइवन होता है फ्रेंकली कि आपको कम से कम 40,000 की लीड चाहिए गवर्नमेंट को हराने के लिए। इससे कम अगर आपकी वोट्स हैं तो आप नहीं जीत सकते ये। अच्छा चले, बट जो भी रिजल्ट आएगा यू विल एक्सेप्ट इट? बल अगर आप समझते हैं कि ये जो आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब एक पकड़े गए सामने ही स्टैंप लगाते हुए PMLN के, फौज ने उनको पकड़ा, अभी तो देखते हैं कि ये प्री पोल रिगिंग में और रिगिंग में अगर समझें कि ये ऐसे ही इलेक्शन चलने हैं तो फिर तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, यानी कि आप अपना मार्जिन छोड़ रहे हो वो PTI के धांधली नैरेटिव का? इस धांधली, आप इसको प्री पोल रिगिंग को क्या कहेंगे? अगर सारा जो है वो सेक्रेटेरिएट लगा हुआ हो और वो आपके लिए वोट खरीद रहे हो और वो कर रहे हो, तो फिर आप इसको प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। गैर हतमी नताने हैं मगर फवाद अभी भी पुरुमीद हैं कि वो जीत निकलेंगे। इसी के साथ आज की बड़ी कहानी की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले बरतानवी हुकाम ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए शवाहिद को नाकाफी करार दिया है। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस डेव ने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुलाकात में इंकशाफ किया कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया रेफरेंस बरतानवी हुकाम को मौसूल तो हो गया है, लेकिन इस रेफरेंस में ठोस और मौसर शवाहिद फराम नहीं किए गए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वाजे किया कि जब तक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मजबूत सबूत नहीं भेजे जाएंगे उस वक्त तक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की सरजमीन इस्तेमाल होने का मामला जितना संगीन उतना ही मज़ाइका खेज इस मुकदमे की दरख्वास्त है। मामला संजीदगी की कसौटी पर रखा जाता तो यकीनन अनडाउटेडली पार्लियामेंट में जहर बहस होता, आज की काबीना से मंजूरी पाता, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के नामवर कानूनदानों, प्रोसिक्यूटर जनरल समेत मुकदमे की मुशावरत होती। अल्ताफ हुसैन के खिताब की सर्टिफाइड कॉपीज, चैनल्स पर हमलों की मुकम्मल तफसीलात, कहाँ हुए, कब हुए, हमलावरों के बाहर निकलने, हमला करने, फरार होने की फुटेजेस, उनकी टाइमिंग्स और व्हाट यू कॉल कॉजल लिंक तक रेफरेंस के साथ नथी किए जाते। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने बस एक खत में इल्जामात लगाकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। क्या यह मामला गुंगलों से मट्टी उतारने का मुतहम्मिल था? नाज़रीन, पाकिस्तान में भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सैकड़ों मुकदमा दर्ज हैं, उन पर गद्दारी के इल्जामात भी हैं, कत्लो गारत गर्दी और दहशतगर्दी के इल्जामात भी। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में भी कानून हरकत करता दिखाई देता है। ना ही हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से कोई संजीदगी से बहस कर रही है या दिखाई दे रही है। और अगर हुकूमत अल्ताफ हुसैन के मामले में इतनी ही संजीदा है तो फिर एक कमजोर तरीन रेफरेंस बरतानिया क्यों भेजा गया? पूछेंगे कैबिनेट मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब अलैकुम। अब्बासी साहब, आज काबीना की मीटिंग हुई। सबसे पहले मुझे ताज्जुब हुआ कि इतना संगीन और बड़ा मसला गद्दारी के हवाले से, तीसरी बड़ी सियासी जमात के हवाले से एजेंडा पे ही नहीं था। वो एक पॉलिटिकल इशू है और एक पार्टी तक लिमिटेड है और हम उसे एक इंट्रा पार्टी इशू समझते हैं। पार्टी के अंदर एक डिफरेंसेस हैं। सर, ये इंट्रा पार्टी इशू है आपके मुल्क के हवाले से? मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं आपके मुल्क के हवाले से, गैर मुल्की एक शख्स के बारे में है ना, तो ये मुल्क के बारे में। सर लेट्स बी क्लियर, ये एक शख्स ने बयान दिया ना, एक शख्स ने बयान दिए, पार्टी ने तो नहीं दिए। पार्टी ने तो अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। वो शख्स जो कायद है तीसरी बड़ी जी, जो कायद है, और इसीलिए जो पार्टी है उसने डिसोसिएट किया। वो शख्स इंग्लैंड में है, ब्रिटिश नेशनल है। अब जो उनकी पाकिस्तान में पार्टी है जिसको वो कंट्रोल करते थे, उसने डिसोसिएट कर लिया अपने आप को। So it's not a big issue आपकी नजर में? नहीं, इट्स अ इशू, लेकिन उस पर काबीना क्या बहस करेगी? उसके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है। सर उसको किस तरह, मैं बताती हूँ क्या बहस करेगी। जी। ये काम हुआ है, इसके ऊपर हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए, वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए, काबीना ये बहस करेगी। देखिए, काबीना के जो इजलास होते हैं वो इस बहस के लिए नहीं होते। काबीना के इजलास का एक एजेंडा होता है जिसको कई दिन पहले तयन किया जाता है, उसके पेपर्स बनते हैं, वो सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि काबीना उस पर कोई सैर हासिल बहस करके हतमी फैसले करे। अगर आप किसी उस पर यकीनन डिबेट होती है, जो इश्यूज हैं, करंट इश्यूज होते हैं, उन पर भी डिबेट जरूर होती है, लेकिन उसके बारे में फैसले वहां नहीं किए जाते। सर ये वहां तो वो डिबेट भी नहीं होती थी जब तक जस्टिस साकिब निसार की जजमेंट नहीं आई। विच ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड क्वेश्चन। आपने कहा कि ये एक इंट्रा पार्टी इशू है। इट्स शॉकिंग, मेरे नजदीक ये ब्रेकिंग न्यूज है कि एक वफाकी वजीर कह रहे हैं ये इंट्रा पार्टी इशू है। बट चले, मैं वफाकी वजीर की हैसियत से आपको नहीं कह रहा, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। सर मैंने आपको वफाकी वजीर की हैसियत से बुलाया है। नहीं, आपके आपने बुलाया होगा, फिर मैं चुप रहूंगा, क्योंकि इसके इंचार्ज जो हैं वो चौधरी निसार साहब हैं। मैं यहाँ आया हूँ शाहिद खाकान अब्बासी, आपने बुलाया था, मैं आ गया। कैबिनेट मिनिस्टर बट नॉट रिप्रेजेंटिंग द कैबिनेट हियर। प्लीज बी, देयर इज अ डिफरेंस। Who are you representing? I am representing myself, my own viewpoint. If you ask me about my ministry, I will represent the cabinet viewpoint also. Okay, which means अगर आप दूसरी मिनिस्ट्री का पूछेंगे तो फिर आप you're part of the cabinet. So cabinet के अंदर जो होता है मैं उस हवाले से आपसे पूछूंगी, आप उसका हिस्सा हैं। मैं जहाँ भी जाऊंगा, मैं collective responsibility does not extend outside the ambit of the government. ये हमें बड़ा गलत इंप्रेशन है कि जहां मैं जाऊंगा, जो मैं करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा। मैं अगर आप मुझसे, मैं फिर चुप रह जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जो मिनिस्ट्री है उसकी हैसियत तक मैं जवाबदेह हूं।
पार्लियामेंट को भी हूँ और पब्लिक में भी हूँ। ओके, बाकी अगर आप बाकी को बात करेंगे तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक पार्लियामेंटरियन की हैसियत से जरूर बात करूंगा। एक सवाल यानी कि पाकिस्तान के दीगर जो भी मसाइल हैं जो बैठ के ज़ेरे बहस आते हैं, आप कैबिनेट में खामोश होते हैं जब तक उसका ऑयल से या आपकी मिनिस्ट्री से? मैं कैबिनेट में हिस्सा लेता हूँ, लेकिन मैंने ओथ भी उठाया है कि जो कैबिनेट की मीटिंग में कहा जाएगा वो खुफिया रहेगा। ऑफ कोर्स जी, मैं तो कह रही हूं उसके बारे में एजेंडे में ही नहीं था, स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जस्टिस साकिब निसार की जजमेंट के बाद जो हिस्टोरिक जजमेंट आई है अभी हाल ही में कि कोई भी फैसला नहीं दिया जाएगा जब तक काबीना से अप्रूवल नहीं हो, राइट? इज इट ओके कि चौधरी निसार ने, एक फेडरल मिनिस्टर ने आज खुद नोटिस भेजा है, रेफरेंस भेजा है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट? जी देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि जो काम कोई मिनिस्ट्री करेगी वो कैबिनेट अप्रूवल होती है। हाँ। कुछ इश्यूज की अंडर द रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट अप्रूवल चाहिए होती है। तो अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन यकीनन उससे कैबिनेट का काम या हुकूमत का काम काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक हिस्टोरिकली, और ये पूरी दुनिया में है कि काबीना की कमेटीज होती हैं, वो इश्यूज को रिजॉल्व करती हैं और उनके पास काबीना के इख्तियारात होते हैं। जहां रेटिफिकेशन चाहिए होती है वो बाद में काबीना दे देती है, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत ने आज फैसला किया कि नजरसानी भी की जाए। नजरसानी होगी। इसी तरह कुछ इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं रूल्स के तहत, जो कि आज के नहीं है, जब से 73 का आइन आया है वो मौजूद है, कि कुछ फैसले वो कर बाद में काबीना को कॉन्फिडेंस में ले लें। लेकिन वो बहरहाल ये एक प्रोग्रेशन है, मैं समझता मैच्योरिटी है सिस्टम की, कि जुडिशरी भी कुछ समझेगी हुकूमत कैसे ऑपरेट करती है, हुकूमत भी कुछ समझेगी, बहरहाल सिलसिला आगे चलता है। सर, अब अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरे साथ लॉर्ड नजीर भी हैं, मैं चाहूंगी आप भी इनकी बातें सुने। लॉर्ड नजीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, सो लॉर्ड नजीर, आई अंडरस्टैंड कि आपने खत भी लिखा है स्कॉटलैंड यार्ड को कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ काम करें, मगर आज की बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि हमें बताया गया कि जो रेफरेंस भेजा था वो नाकाफी था, उसमें शवाहिद नहीं थे कि बरतानिया कोई इकदाम या कोई एक्शन ले सके अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। सो एज अ लॉयर एज वेल सर, पहले मुझे बताइए कि ब्रिटिश लॉ अगर देखा जाए तो उसमें कौन सी इंडाइटेबल चीजें हैं जिसके अंडर हम अपना केस जो है वो फाइल कर सकते थे अगेंस्ट अल्ताफ हुसैन? देखिए, ये कब से तकरीबन 3 केसेस जो हैं वो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को कई बार कह चुका हूँ कि उसकी जो एविडेंस है डॉक्टर इमरान फारूक साहब के कत्ल के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और इंसाइटमेंट टू वायलेंस के हवाले से। देखिए, इन सारे लोग ये कहते हैं कि बरतानिया में बैठ के ब्रिटिश सिटीजन जो है वो तकरीरें करता है, आउटरेजस तकरीरें करता है, और वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस, वो लोगों को जो है वो वायलेंस की जो है वो प्रमोट करता है, उनको हुक्म देता है और उसकी वजह से लाशें गिरती हैं। ये सारे जितने भी सियासतदान हैं अपनी तकरीरों में गाब बात भी करते हैं, और क्योंकि ये 22 तारीख वाला जो वाकया हुआ है उसमें अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकरीर में उसने लोगों को कहा। सर, ये बातें सब हमें पता है, कथा कलामी माफ, मेरे पास वक्त की किल्लत होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ब्रिटिश लॉ को देखा जाए तो इंडाइटमेंट के उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं मौजूद जिसको नजर रखनी चाहिए थी, जिसपे बिफोर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये रेफरेंस फाइल किया जो हमें वापस भेज दिया गया है? जी, एक तो ये है कि वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो जरूरी है, फिर उसकी ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफाइड ट्रांसक्रिप्ट, राइट? ये उसकी ट्रांसलेशन भी, उस जो आपके वहां पे जो डैमेज हुआ है, जो आदमी कत्ल हुआ है, जो जख्मी हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स, ताकि ये चीजें जो है वो प्रोसिक्यूशन अपने केस में इस्तेमाल कर सके। फिर उसको मजीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे जो पुलिस है वो वहां पे आके उन लोगों से खुद भी जो है वो स्टेटमेंट्स ले सके। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपको लग रहा है, बिकॉज आज आपकी लेबर एमपी ने भी कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड रिलक्टेंट लग रही है कुछ करने के हवाले से एमक्यूएम के इस केस के अंदर, आपको लगता है कोई रिलक्टेंस है ब्रिटिश अथॉरिटीज में स्कॉटलैंड यार्ड में? स्कॉटलैंड यार्ड में रिलक्टेंस पहले थी और है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, क्योंकि वहां पे रॉ का नाम आता है। अच्छा। और क्योंकि रॉ जो है उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो ये शायद पॉलिटिकल डिसीजन हो। लेकिन जो क्रिमिनल एक्ट है जिसमें लोग मारे जाएं या लोग जख्मी हो, उसमें कोई रिलक्टेंस नहीं है। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई एविडेंस जो है वो
बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड नजीर हमारे साथ थे। ये जो इन्हें बात की है ना सर, मैंने आज बेशतर वकला से की, उनका भी ये कहना था कि गलती जो आपकी हुकूमत से हुई है वो ये है कि आपने किसी दो चीजें, एक तो आपने सही फोरम से नहीं भेजा, या तो प्रोसिक्यूटर जनरल के फोरम से ये रेफरेंस भेजा जाता है या अटॉर्नी जनरल के, दोनों से बात नहीं की गई, इन्वॉल्व नहीं किया गया, डायरेक्टली ये भेजा गया है एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद से सिर्फ रुजू करके, जिसकी वजह से ये वापस हो गया है। तो इसको मैं अब जो उन्होंने कहा, जो चीजें चाहिए थी, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लॉ को देखना चाहिए था, इंडाइटेबल चीजें क्या हैं जिसके अंदर आप अपना केस डालते, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट देते, ओथ कमिश्नर के थ्रू सर्टिफाइड होती, चैनल डिटेल्स, फुटेजेस, कॉजल लिंक कनेक्ट करते कि उधर वो बोला और इधर ये सब कुछ हुआ है, कॉज तो बड़ा वीक रेफरेंस भेजा। ये आप देखें ना, आप कैबिनेट में भी नहीं डिस्कस कर रहे, रेफरेंसेस भी कमजोर भेज रहे हैं। Is it just not a matter of any concern or it's not that important? Maybe देखें, ये बात ये नहीं है, आप जो लॉर्ड नजीर का शायद उसको समझी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपका रेफरेंस की इनसफिशिएंट एविडेंस है, इसकी बुनियाद पर मजीद एविडेंस दिया जाए। बात यह है कि ये एक यूनिक केस है, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। हाँ। तो प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज हैं जिसको अब हुकूमत पूरा कर देगी और वो चीज फाइल हो सकती है। ये बड़ी, मैंने कहा ना, ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है, ना इस किस्म की चीज फाइल हुई है जिसको आप फॉलो करते हैं। आपकी हुकूमत किसी भी सतह पे आर्टिकल 6 का या बैनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी का सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस आर्टिकल 6 जो है वो इंग्लैंड में तो लागू नहीं होगा ना। आर्टिकल 6 तो पाकिस्तान में लागू हो सकता है। तो उसके बारे में अगर हुकूमत ने सोचा, मैं प्रीवी नहीं हूं कि किसी ने सोचा या नहीं सोचा। मैंने पहले कहा कि अगर आप ये सवाल करना चाहें डायरेक्टली तो वो सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं कि दोनों जो बिल्कुल अभी बाहर खड़े हैं, मुझे कह रहे थे इंटरव्यू हमारा ले लो। आप पूछ सकते हैं, आप नहीं, आप बिल्कुल उनसे भी पूछ सकते हैं। नहीं, वो इतने असेसिबल हैं सर, क्या करें। तो मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाऊं, ये तो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। दिन में घंटे 24 ही होते हैं, हुकूमत का काम भी करना होता है, टीवी पर भी आना होता है, कुछ और भी खाने वाने का इंतजाम इन कामों के दरमियान कहीं ना कहीं कैबिनेट को भी जरा वो इंपॉर्टेंस दे दिया कैबिनेट को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है सर। आई थिंक मुल्क को कौम का मसला है, जब इतना बड़ा मसला है तो उसको कैबिनेट में डिस्कस होना चाहिए, स्पेशली जो इन लाइट ऑफ जस्टिस साकिब निसार जजमेंट है। देखिए, हुकूमत एक एक्शन ले लिया है, उसमें कैबिनेट ने क्या डिस्कशन करनी है मजीद? एक एक्शन, हुकूमत ने एक्शन ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद थे, बता रहे थे कि हुकूमत एक्शन लेगी। बहरहाल ये इंट्रा पार्टी मसला है MQM का, तो कैबिनेट में डिस्कस होना शायद जरूरी नहीं है। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया बदलती तरजीहात हमारे सामने हैं, लेकिन एक ऐसा इशू है पाकिस्तान के अंदर जो टस से मस होने को नहीं है। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। एहतसाब के अड़ियल घोड़े का एक कान हुकूमत वक्त के हाथ में है तो दूसरा अपोजिशन के हाथ में। दोनों फ्रीकैन का इख्तलाफ उस घोड़े को हाँकने के तरीका कार पर है। पाकिस्तान एक तरफ पाकिस्तान कानून कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट दिखाई दे रहा है, वफाकी काबीना में पास हो रहा है, तो दूसरी जानिब पैनामा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पीपल्स पार्टी सेनेट में पेश कर रही है। नाज़रीन, TORs पर 5 महीने तक इतफाक नहीं हो सका। अदालत उज़्मा में पहुंचने वाली दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस लौटा दी गईं और दोनों फ्रीकैन के मुख्तलिफ कवानीन बगैर मुशावरत के तैयार किए गए हैं। इन कवानीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी कैफियत पे है। अब एहतसाब स्विस बैंकों में पड़ी दौलत का हो या फिर ऑफशोर अकाउंट्स का हो, लाल बत्ती वाला वो ट्रक है कि जिसकी स्पीड तो 190 मगर चक्कर गोल है। इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। कुरैशी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये बताइएगा, टू बिगिन विद, अब आप उस वक्त की क़यादत भी कर रहे हैं जो दीगर पार्टीज को अप्रोच कर रहा है, दावत दे रहे हैं 3 सितंबर के लिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है, तो आप क्या कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से? तो हम कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं उस पर अमल भी कीजिए, और बहुत से लोग कर रहे हैं और आवाम तवक्को कर रही है, आपकी अपना कारकुन तवक्को कर रहा है आपसे कि आप ऐसा करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे अवामी पजीराई मिलेगी। फैसला उनकी क़यादत ने करना है, दावत देना हमारा फ़र्ज था, क्योंकि हम पर यह इल्ज़ाम था पिछली दफ़ा कि आपने सोलो फ्लाइट की, आपने मशावरत नहीं की। इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मशावरत के अमल से सबको साथ लेके चलें, उनकी जो माकूल बात है उसको तस्लीम करें, उनका बिल एतजाज़ लेकर आए, बड़ा अच्छा बिल था, हमने तायद करने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी के ये सियासी ज़रूरत भी है कि वो अब इसमें हिचकिचाहट न दिखाए और मैदान में आए, और जैसे और बहुत सी पार्टीज आ रही हैं। सर, आपको मायूसी सुप्रीम कोर्ट से भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया। हम समझते हैं कि ये एक
कोर्ट के फंक्शनरी का अख्तियार ही नहीं है। ये एक जुडिशियस फैसला है और ये एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं, और हमने अपील अपनी मुरतब कर ली है, हम फाइल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उनका ये कह देना कि ये फ्रिवलस है इज इंसल्टिंग। 3 सीनियर हमारे कानूनदान, जिनका अगर आप देखा जाए उनकी अपीयरेंसेस और एक्सपीरियंस देखा जाए तो 100 साल के लगभग बनता है जी, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। फिर उनका जो उनकी अपनी इंस्टीट्यूशनल ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने पूरी हमारी पिटीशन को एग्जामिन किया, एक एक वर्क को देखा। अब वो कह रहे हैं कि जी एक जो आपने एफिडेविट लगाया है वो रूल के मुताबिक नहीं है, हम नहीं समझते। फिर वो कह रहे हैं कि आपने आर्टिकल 184(3) को जो इन्वोक किया है वो आपने तजावुज़ किया है, ठीक है, बनता नहीं है। हमने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है और बहुत से केसेस साइट किए हैं, हमारे जो वकला है वो करेंगे, जिससे हम समझते हैं कि जो वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो बड़ी नैरो है। और वो इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं उसमें वो एक केस है, मेरे पास, मैंने ख्याल किया मैंने लिखा भी था, वो एक जजमेंट है 1998 की, SCMR 793, जिसका हवाला रजिस्ट्रार साहब दे रहे हैं, पर वो PIA एम्प्लॉइज से मुतल्लिका थी। हम तो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस केस की बात कर रहे हैं, हम तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम तो वायलेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25। हाई कोर्ट, मुतल्लिका फोरम हाई कोर्ट पे पहले देखिए, ये पिटिशनर के पास एक ऑप्शन है। देखिए, हाई कोर्ट का भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। हम समझते हैं इस केस की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस इतनी है कि दिस इज राइट फोरम, और हम इस फोरम पे गए हैं और हमने बहुत सी जजमेंट्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की हैं, हमने कोर्ट अपनी हमारी जो पिटिशन आएगी अपील की, उसमें आप देखिएगा हमने बहुत सी कोर्ट के फैसले उसके साथ लफ किए हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब कुरैशी साहब ये बताइएगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है आपके कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिल 2016 की, कि जो टूथलेस कमीशन था उसको मजबूत और तगड़ा किया जाए, 56 के आईन में तरमीम लेकर आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या रद्द अमल है? हुकूमत की ख्वाहिश क्या थी, हुकूमत की नीयत को समझिए। हुकूमत की ये नीयत थी कि इंक्वायरी हो जाए, उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे हो, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेजे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वेग कहा, लग़व कहा, ठीक है। उनकी ख्वाहिश थी कि 56 के एक्ट के तहत हो जाए, जो हम समझते थे नाकाफी है। हमारी ख्वाहिश थी कि इसके लिए एक नया कानून चाहिए, तो वो ला रहे हैं ना। हमने इसको दांत भी दे दिए। मैं करता हूँ, हमारी ख्वाहिश नहीं है, हमारे अपना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की ख्वाहिश थी, ठीक है। हत्ता कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो सीनियर वकला हैं, उनकी ये राय थी कि ये तो इतना अहम केस है कि सो मोटो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए था। अब मैं समझता हूं और ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन समझती है, तभी हमने फैसला किया कि अब TOR कमेटी में मजीद बैठने का फैसला नहीं है, मुर्दा घोड़ा है और ये वक्त गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इट्स अ टाइम गेनिंग एक्सरसाइज। नीयत बड़ी वाज़ेह दिखाई दे दी हमने कि वो इंक्वायरी चाहते ही नहीं है। हाँ, वो एक दिखावा जरूर चाहते हैं, वो एक ऐसा कानून जरूर चाहते हैं जो जिसे कहते हैं ना, लवाजमात पूरे हो जाएं लेकिन सही इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि ऐसा समोसा बना दिया जाए कि उसमें सब कुछ ही भर दिया जाए, और जो पैनामा है इन्वेस्टिगेशन, जहां से सारी बात शुरू हुई, जिससे सारा ये जो वावेला मचा, वहां से मचा ना जी। मैंने और आपने तो शुरू नहीं किया, ये तो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है जर्नलिस्ट का, वहां से खबर आई और सारी बात निकली। वो उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, वो उसमें बहुत सी और चीजें डालना चाहते हैं। हमें उस पर भी इतराज नहीं था। उन्होंने कहा जी लोन राइट ऑफ ले, हमने कहा ले आइए। उसने कहा कमीशन ले आइए, हमने कहा ले आइए, लेकिन तरजीहात दुरुस्त कीजिए। आप केस इस नौयत का बनाना चाह रहे हैं कि अगले 20 साल इसका नतीजा ना निकले। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग इसको नतीजा खेज देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो उनकी दौलत लूटी गई, जो बाहर मुंतकिल की गई, उसका हिसाब। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। सो राइट नाउ आप इस जिस कमीशन को, जिसमें तरमीम करके दान दिए गए हैं, आप इसकी हामी भर रहे हैं या नहीं भर रहे, पहले ये बताइए। अगर उनकी नीयत इतनी साफ होती तो ये फिर ऑपोजिशन के साथ बैठ के बनाते ना। ये तो कमीशन भी चाहते हैं अपनी मर्जी का, ये तो टर्म्स भी चाहते हैं अपनी मर्जी की, और फैसले भी चाहते हैं। कोशिश की सागदार ने आप सबसे राब्ता करने की, एयाज सादिक को भी खत लिखे कि बैठक हो, वो आपसे कमीशन डिस्कस करें। नहीं, देखिए, उन्होंने सच्ची बात है सिर्फ वक्त गुजारने की कोशिश की। अब जब उन्होंने देखा
कि हमने, देखिए उनकी मालूमात भी तो है ना, उनने देखा कि हमने एक अपने जॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हमने एक बिल मूव करने का फैसला कर लिया। आज आपने देखा एतजाज हसन का स्टेटमेंट था कि हम जॉइंट ऑपोजिशन एक बिल मूव कर रही है, तो हमने उसको ऐलान कर दिया था ना। तो उसको काउंटर करने के लिए ये पेश कर रहे हैं। ठीक है, आपसे राब्ता करने की कोशिश की है सागदार साहब ने या किसी और सीनियर लीडर ने? इन दिनों में तो राब्ता नहीं हुआ जी, इन दिनों में राब्ता नहीं हुआ। और सच्ची बात है, अगर उनकी आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती ना तो बड़ी गुंजाइश थी। जो हमने वहाँ मीटिंग्स की हैं उसमें बड़ी गुंजाइश थी। अब फिर देखिए, ये अगेन मैं समझता हूं कि ये एक जिसको पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज तो कह सकते हैं कि हमने कमीशन को बेहतर कर दिया, दांत दे दिए, ये वो बिल्कुल दांत दे दिए। डेंचर्स का बंदोबस्त जरूर कर रहे हैं आप, दांत नहीं है। well said. हमारे साथ तो शेयर कर लेते ना, ये हमारे साथ शेयर कर लेते, हमसे कहते कि भाई हमने ये बना रखा है, आप इसको एग्जामिन करें। एक दफा भी नहीं आपको दिखाया? नो, कमिटीज में बैठ के भी नहीं? ना, इस शक्ल में सामने आया ही नहीं, इस शक्ल की तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है ना जी। और वो तो देखिए, मैं अर्ज करूं, उन्होंने पूरे माहिरीन से राय ली है कि इसको दबाया कैसे जा सकता है, इस पे मट्टी कैसे डाली जा सकती है। और आपको पता है कि लीगल लुकूनास बेपनाह होते हैं। कब तक सड़कों पे रहेंगे, नहीं समझ आ रही ना मुझे। देखिए, ये तो कोशिश है। अब देखिए, बहुत से इश्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे एक कश्मीर का इशू है, साल से चल रहा है। पैनामा भी कश्मीर बन सकता है? ना, देखिए बन सकता है। सवाल ये है, कश्मीर की आजादी तक सड़कों पर रहने का प्रोग्राम है सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग एहतजाज कर रहे हैं ना। पीपल डोंट गिव अप। एक इशू है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है, जो आप समझते हैं कि मुल्क की बका के लिए, तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। आपको मायूसी भी होती है, सेटबैक्स भी होते हैं, आप लोगों से रुजू करते हैं, वो पजीराई नहीं मिलती, पर यू डोंट गिव अप। And you think 2018 इलेक्शंस में आप करप्शन को एक बड़ा इशू बना सकेंगे? इस इशू तो है, इसके बगैर तो मुल्क आगे बढ़ेगा ही नहीं। वोट का मसला नहीं है ना, वोटर को नहीं फर्क पड़ता उधर आपके देहात में। एग्जैक्टली, ये देखें, अब ये बड़ी अच्छी बात की आपने। वोटर को समझाना है कि उसकी जिंदगी के लिए ये रेलेवेंट इशू बना देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। ये तेरा पैसा था जो गया था, बिल्कुल समझाएंगे कि उनके टैक्स पेयर के पैसे के साथ, उनकी जेब से जो पैसा निकलता है उसके साथ क्या हुआ। 3 साल में तो वोटर नहीं समझा। सब ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग जीती। वो कहते हैं पावे जो करना है करे, मैं तो वोट इसी को दूंगा जो बैठा है। ज़िमनी इंतखाबात की अपनी नौयत होती है, अपनी नौयत होती है। देखिए, पॉलिटिक्स में यू कीप हैमरिंग। आप अपने इश्यूज को हैमर करते रहते हैं और उसका अपना वक्त होता है, और जब उसका वक्त आता है तो वो जर्मिनेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे वी विल कीप हैमरिंग। जब वक्त आएगा तो यकीनन ये पैगाम जो है रेजोनेट करेगा वोटर के साथ। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। नाजरीन, आज जब सिंध एपेक्स कमेटी में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, मुल्जमान की JIT, सियासी जमातों के गैर कानूनी दफातर और इंसानी दहशत गर्दी की अदालतों के कयाम जैसे बड़े बड़े फैसले जेर गौर थे, ऐन उस वक्त नैब ने लाखड़ा कोल माइंस करप्शन का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 2 अरब की बदउनवानी में 3 बड़े नाम सिंध के साबिक वजीर आला कायम अली शाह, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुहेल अकबर और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर गोहरुल्लाह सामने आए। सिंध का मामला घर के चिराग से ही घर को आग लगाने का है। सिंध हुकूमत जिन दहशतगर्दों, टारगेट किलर्स के खिलाफ ऑपरेशन की कप्तानी कर रही है, वो निस्फ से जायद सियासी जमातों में ही मौजूद हैं। काले धन की कमाई के खिलाफ शोर भी इस सूबे में ज्यादा और काले धन का चोर भी इस सूबे से है। वो सरकारी महकमे कि जिन्हें करप्शन की जान फटक करनी थी, वही अफसरान बदउनवानी के इल्जामात में मफरूर हैं। अब पीपल्स पार्टी के पास ये दलील है कि नया वजीर आला है, सिंध का तयन कर चुका है, बस कुछ वक्त दरकार है। मगर जूनियर वजीर आला सीनियर वजीर आला पर हाथ कैसे डालेगा? अगर किसी काले धन की सरपरस्ती वहीं से होती है कि जहां की फ्लाइट लेकर वजीर आला हदायत लेने जाते हैं, तो करप्शन की सफाई के कुछ इम्कान हैं भी या नहीं? क्योंकि जब अपना दामन पाक ना हो तो ना
सिंध करप्शन से पाक हो सकता है, ना ही वजीर आजम का एहतसाब हो सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे पहला सवाल सर के नया बिल ला रहे हैं, सोच रहे हैं सड़कों पे आए ना आए, ये सब चीजें एक तरफ सर, मगर जब अपने ही सूबे में जिधर पिछले 8 साल से हुक्मरानी है, इतना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड हो, करप्शन के चर्चे जबान ज़द-ए-आम हो, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो प्ली बार्गेनिंग का इतराफ करके अरबों रुपए किटी में जमा करवा के वापस इंडक्ट कर लिए जाएं, अपने वुज़रा और अपने सेक्रेटरीज जो हैं वो अपनी बेल करा चुके हों, कुछ आधे से ज्यादा मफरूर हों, तो सर फिर ये गवर्नेंस जो आए रोज केसेस बैड गवर्नेंस और करप्शन के निकल रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बहुत अरसे से गवर्नमेंट सिंध की तब्दीली की बात की जा रही थी। गवर्नमेंट सिंध तब्दील कर दी गई, चीफ मिनिस्टर तब्दील हुए, नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, यंग हैं, तजर्बाकार हैं, उन्होंने आके सिंध की गवर्नमेंट को संभाला है। अभी आप उनको इतना स्पेस दीजिए, ये मत समझिए कि कोई मशीन है जिसकी चाबी उन्होंने आके लगाई और अब उस मशीन का रुख चेंज हो गया। सोसाइटी है, इस पूरी स्टेट का सिस्टम चलने हैं। उन्होंने एक विजिबल फर्क डाला है, सेंस ऑफ डायरेक्शन आप भी समझ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है, मीडिया भी दिखा रहा है। तो उनको थोड़ी स्पेस दीजिए, 2-3 महीने के अंदर फिर उनको एवेल्युएट कीजिए। और दूसरी बात, जो माजी की बात है, अगर माजी में किसी ने गलत किया हुआ है, एमक्यूएम आज आपसे वक्त मिलने आया था, मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन अगर माजी में किसी ने कोई गलती की है तो उसके खिलाफ नैब भी कार्रवाई कर रही है, एफआईए भी कर रही है, और सिर्फ सिंध में कर रही है और कहीं नहीं कर रही। सर सुप्रीम कोर्ट ने तो बहरहाल सिंध के अंदर कहा है कि नैब का सिंध चैप्टर जो है गंद, कोट अनकोट गंद मचा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई आपका जो हाल है इसके ऊपर आज सर पकड़ के बैठे हुए थे जज साहब। मुझे सिंपल ये बता दीजिए मेहर, कि वहां के अलावा क्या पंजाब के किसी अफसर के खिलाफ आज तक नैब ने कोई कार्रवाई की है? क्या केपीके के किसी के खिलाफ कार्रवाई की है? सिर्फ सिंध में कार्रवाई हो रही है, तो हम कह रहे हैं थोड़ा सा फर्क है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी से बात करें, अगर आप सूरत हाल देखें, मैं ये नहीं कह रही कि उधर करप्शन नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। डिफरेंस ये है सर कि अगर उधर प्लानिंग पेपर्स बनते हैं ना, या डेवलपमेंट फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, तो इतना जरूर है कि अगर 48% जेब में है तो 45% तो बाकी लगाए जा रहे हैं। सर हमें क्या बताया जाता है ऑन ग्राउंड सिंध के अंदर कि 95% जेब में रखे जाते हैं और 5% शायद लगा दिए जाते हैं। आज भी सर कायम अली शाह, सुहेल अकबर, गोहर शाह, 3 बड़े नाम जो हैं 2 अरब की करप्शन में शामिल। आज ये नैब का केस खुला, बेल्स लेके बाहर निकले, 2 अरब के कोयले निकाले, वर्बल ऑर्डर के ऊपर कायम अली शाह के ऊपर आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया एक माइनिंग फर्म को कि जो अपने बंदे सारा कुछ बेच बूझ के खा के डकार मार के घर चले गए। दिस इज जस्ट वन केस सर। आपने क्या इस बात की तहकीक की, आपकी टीम ने या आपके चैनल ने, कि जो 95% आपको कहा जा रहा है खाया जा रहा है और 5% लग रहा है, ये बात दुरुस्त है कि गलत? अच्छा, आप मुझे कोई बड़ा पहले मुझे सिंपल मैंने की सर, एक नहीं की, 1000 की मैं बताती हूं। कोई एक केस बताएं जिसमें 95% खाया गया हो, 5 लगे। आप मुझे एक केस बता दीजिए सर कि जिधर कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप सिंध में लाए हो पिछले 8 सालों में। मुझे सिंपल सवाल, कोई बड़ा हाईवे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप बता देना। ओके सर, फिर आगे जवाब भी दीजिए। कौन सा सेक्रेटरी आपका जमानत पे नहीं रहा आप सिंध के अंदर? यार ये सवाल का जवाब ही नहीं है। क्यों जवाब नहीं है सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने कहा आपके वज़रा मफरूर हैं सर, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भाग गया, वज़ीर आज़म वाला भाग गया, मेरी सारी जमात चोर हो गई, खराब हो गई, ये सारी बातें अपनी जगह। ब्यूरोक्रेट्स प्ली बार्गेनिंग में 70 अरब वापस कर रहे हैं। आप 95% बताएं। 70 अरब रुपए वापस आ रहे हैं प्ली बार्गेनिंग में। उन्हीं को खा के आप रख देते हैं वापस, उन्हीं को वापस अंदर रख देते हैं। 570 खा गए होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो 95% वाला कैसा आपकी assumption कहां से आई? मैं 95% की तफसील बता रही हूँ, अगर आप सुनने को तैयार नहीं, मैं क्या करूं? मुझे किसी एक प्रोजेक्ट का नाम बताइए। आप मुझे बता दें कोई एक प्रोजेक्ट जो आपने लगाया हो सर। आप अगर हमने प्रोजेक्ट ही नहीं लगाया तो हमने 95% कहां से खाया? लगाएंगे तो खाएंगे ना। आप अपनी assumption तो गौर करें। लगाएंगे तो खाएंगे। आप अपनी assumption पे गौर करें। सब कुछ लग चुका है। आप अपनी assumption पे गौर कुछ करें। नहीं लगा हुआ सर। ऑन पेपर सब कुछ लग चुका है। नो कायरा साहब, व्हाट आर यू डूइंग? पाकिस्तान के अंदर 5 हुकूमतें, पाकिस्तान के अंदर 5 हुकूमतें, 5 में से एक हुकूमत प्रोजेक्टों के फीते काट के आप लोग गायब हो जाते हैं। पेपर पे सब नाम बताएं कौन सा है सर? नाम बताएं कौन सा मुझे एक बात बताएं सर, वो आप एक सेकंड, आप सिंध में रहते नहीं है ना? वो जो मेजर हाईवे जरदारी साहब की बन रही थी वो आज तक आधी पड़ी हुई है, उसके आगे जाओ नीचे गिर जाओगे, वो कंप्लीट नहीं हुई। एक प्रोजेक्ट है लियारी के ऊपर। एक मिनट रुके। वो जो आधी बन गई आगे गिर जाएंगे, क्या आपने चेक किया उसके सारे की पेमेंट हो गई है? उसमें पेमेंट आदि क्यों? ऑन पेपर वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट है, ऑन पेपर वो कंप्लीटेड। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ ये गलत बात। अच्छा ओके, फिर मुझे आप इन फिगर्स पे भी चैलेंज करें सर। सुबाई में सर आप मुझे बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए ना, इस तरह नहीं बात करेंगे ना। मैं आपको फैक्ट्स देना चाह रही हूँ, आप देना नहीं चाह रहे। तरीका कार मैं बताऊँ, आप एक सवाल करके पहले उसको कंक्लूड करें, फिर अगले पे एक ही इशू है पूरा।
आप रोटी को चोची कहने वाले बने हुए हैं, आप जानते हैं मैं बिल्कुल चोची वाला नहीं हूं, मैं चोची वाला बिल्कुल नहीं हूं, कतई नहीं हूं, मैं भी आपका काम समझता हूं। सवाल यह है कि चीजों को इतनी एम्बिग्युइटी में फैला देना कि ना सुनने वाले को समझ आए ना बोलने वाले को समझ आए, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मेरा इससे इख्तिलाफ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप 5000 सवाल कीजिए, आपका हक है, लेकिन आप हर सवाल को पहले कंक्लूड कीजिए। ओके, आप करने दें। सर, आपके एक सबसे पहले बिलावल चेयरमैन आपका खड़े होकर कह चुका है 2014 के अंदर करप्शन इस सूबे में खत्म की जाए। बिलावल को कोट करती हूँ, कहते हैं मेरिट लेकर आओ, खत्म कर दो ये करप्शन, मेरिट के ऊपर भर्तियां करो, मेरिट के ऊपर काम करो। अच्छा, मैं बताती हूँ सर, मैंने कब कहा नहीं है सर। जैसी ये बयान हुआ था उसकी थोड़ी देर बाद आपके प्लानिंग डिवीजन के चेयरमैन इस्तीफा देके चले गए कि इतना दबाव आता है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर से कि मेरिट नहीं चलेगा, हमारे कहने पे भर्तियां करो। ठीक है, अब आप महकमा वाइज सुन लें सर। सूबाई महकमा तालीम में 3 अरब 85 करोड़ रुपए की खुर्द बोर्ड, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 3 अरब 84 करोड़ रुपए का रिपोर्ट, नैब के, मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ, नैब की रिपोर्ट है। सिंध सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 5 अरब 90 करोड़ रुपए, ये आपको फैक्ट्स फिगर सर। एनर्जी डिपार्टमेंट 1 अरब 86 करोड़ रुपए की खुर्द बोर्ड। अब ये जमहूरियत की कैसी लाज रखी जा रही है? अब ये वाली जमात आएगी और कहेगी हमने करप्शन एराडिकेट करनी है। अब जरा ठहर जाए, गुजारिश है, अगर आप ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को और नैब केसेस को, नैब इंक्वायरीज को, हाँ, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को जो 99% सेटल हो जाती हैं, आप जानती हैं सेटल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये नहीं मैं कहा जो कह रहा हूं आप जानती हैं ना। मैं जानती हूं सर, इसीलिए मैंने डिस्क्रिपेंसी का वर्ड नहीं यूज किया। एक मेहरबानी करें, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के ऑडिट पैराज कभी कभी जिक्र कर दें, मैं खुश होऊंगा उस पर, मुझे खुशी होगी कि आपने बैलेंस किया। बिल्कुल कर देंगे, और उससे आप दूध के धुले हो जाएंगे, और उससे आप गारंटी से कह रहा हूं नहीं करना, उससे आप दूध के धुले हो जाएंगे। मैं नहीं होऊंगा, मैं कहता हूं जिसको जो है उसको पकड़ो, लेकिन ये गवर्नमेंट को भाई नैब पकड़े, बाकी जिम्मेदार लोग नैब तो गंद मचा रही है बकौल सुप्रीम कोर्ट पकड़े। आपका सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसका अपना डायरेक्टर जो किसी ने पकड़ना है ना, आदम चन्ना है सर। मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है, मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि अगर आपने ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को उनकी करप्शन बनाना है तो आपको फेडरल गवर्नमेंट और पांचों सूबों को देना। Observations, I told you these are inquiries with the NAB. These are audit observations. These are inquiries which are okay sir. These are I told you आज की खबर as well कि आपका कायम अली शाह, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तीसरा आदमी। मुझे बात आप कर चुकी है, ये सवाल आप ऑलरेडी कर चुकी है। देखिए आपने मैंने तो इधर इंक्वायरी नहीं करनी, मेरा आपसे सवाल जो है वो नहीं आप सुन रहे। क्या मैं बात इखलाकी जवाब की बात कर रही हूँ, इखलाकी जवाब की बात कर रही हूँ। जब अपना दामन पाक ना हो तो दूसरे को किस तरह कुछ कहा जा सकता है? मीडिया के अंदर बैठे हुए बेशुमार लोग करप्ट हैं, मीडिया बेशुमार बेनिफिट लेता है, तो मैं मीडिया को ये कह दूं